पिछली बार की तरह मोदी जी के खिलाफ लड़ेंगे। तब भी मैंने आपका इंटरव्यू किया था। हाँ, मेरे याद है आपको? नीले कलर की शर्ट में था। यस, और तब भी आप ऐसी मूंछों पे ताप दे रहे थे। तो आज भी नहीं डरता हूं। मैं आपके निजी दर्द की बात कर रहा था। आपने अभी कहा ना, नाखून निकाल दिए, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, गोली चली। कितने हमले हुए आप पर, आपने अभी तक गिना है कुल? और जहर आपको कहाँ दिया गया था? सहारनपुर जेल में। हाँ, जब एनएसए में आप जेल में। यस यस यस। पर योगी आदित्यनाथ आपको जेल में जहर क्यों दिलवाएंगे? वो आप पर गोली क्यों चलवाएंगे बाहर? उनको क्या जरूरत है? वो तो जीत रहे हैं। हमेशा थोड़ा ही कोई चीज रहती है, कोई चीज परमानेंट है क्या? आपको ये जो जवानी आपके मेरे ऊपर है क्या परमानेंट है क्या? क्या हुआ था जरा याद है आपको अभी भी? अब तो सपने में तो नहीं आता है घटना वो? सपने में तो मैं बहुत लोग आता हूँ। फिर लगातार 2 फायर और हुए, जो एक गोली मेरे बनियान को छूते हुए निकली और एक गोली मुझे लग के निकली। लोग कहते हैं आप सिर्फ मीडिया की क्रिएशन है। 74,000 वोट मिली हमारे प्रत्याशी को राजस्थान में। आप जब लड़े थे योगी जी के खिलाफ 10,000 वोट नहीं मिले थे आप। नया सिंबल और योगी जी का अपना क्षेत्र। अगर सीए उस फाउंडेशन के साथ आएगा कि मुसलमानों के खिलाफ काम करेंगे, तो फिर चंद्रशेखर आपको सड़कों पर दिखाई देगा। और फिर जेल भेज दिया तो भेज दो, क्या फर्क पड़ता है? मैंने कभी जेल की परवाह नहीं की। आज भी दर्द है लगता है। हम रहना चाहिए। जिस दिन ये दर्द मर गया उस दिन चंद्रशेखर ही मर जाएगा। खून के बहते पूरे कह रहा था ना, आपके मन में दर्द है, आपकी आंखें भी नम हो रही हैं। नहीं, आपकी भी आंखें देखो, जब मैं आपको सच बताऊंगा और आप व्यवस्था को जानोगे ना, तो आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। आज चाय वाला इंटरव्यू भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण का। बहुत स्वागत आपका चंद्रशेखर आजाद चाय वाला इंटरव्यू में। धन्यवाद मानक भाई। क्या चल रहा है आजकल? बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है आपसे। हाँ, मैं ये कहूँ कि फोग चल रहा है तो अच्छा, ये तो अच्छा नहीं होगा। वैसे चल तो रहा है। हाँ, क्योंकि जहाँ से मैं आता हूँ पश्चिम से, वहाँ कोहरा बहुत है। तो जो सफर 2-3 घंटे में पूरा होता था, वो 5 घंटे में पूरा हो रहा है। गाड़ी उस स्पीड से जा नहीं रही। और आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? चुनाव आने वाले हैं, क्या तैयारी है, क्या कर रहे हो, कहाँ घूम रहे हो? नगीना हम लोग पार्लियामेंट की तैयारी कर रहे हैं, और 2-3 सीटें हैं जिस पे पार्टी काम करे उत्तर प्रदेश में, जिनको पार्टी लड़ना चाहती है, तो उस पर काम चल रहा है। और जमीनी तैयारी जिसको कहते हैं। नगीना में आप लड़ेंगे खुद? हाँ, खुद लड़ूंगा। ओके। मुझे लगा कि शायद पिछली बार की तरह मोदी जी के खिलाफ लड़ेंगे, वाराणसी के खिलाफ जब ऐलान किया था आपने। देखिए, वो समय परिस्थितियां हैं, तो अभी तो नगीना श्योर है कि मैं लड़ रहा हूँ। उसकी तैयारी भी हम लोगों ने। मानिक भाई, भारत की राजनीति में इस समय ये काशीराम साहब का समय नहीं है कि बहुत सस्ते साधनों पर राजनीति हो जाए। तो जो रिसोर्स है वो 1-2 जगह ही उनको लगा सकते हैं। ओके। कार्यकर्ताओं की मेहनत का पैसा है, तो कोशिश कर रहे हैं कि जिन सीटों पर लगाएं वो रिजल्ट देने के लिए लगाएं। 5-7 सीटें कुछ ऐसी हाँ, चिन्हित मान के चलें। हाँ, देश भर में है 12-15 सीटें जिनको तैयार कर, अलग अलग स्टेट में। जैसे भी झारखंड में है, और बिहार में है, हरियाणा में है, पंजाब में है, यूपी में है, एक दिल्ली में भी है। तो दिल्ली में भी लड़ेंगे? हाँ, कोशिश कर रहे हैं कि जिन सीटों को, एक उत्तराखंड में हरिद्वार, जहाँ तैयारी कर रहे हैं कि और जहाँ वोट भी मिला है, वो असेंबली इलेक्शन में जहाँ वोट भी मिला है उस तरह का। राजस्थान में भी एक सीट है, जिसको 2 सीट जिनको तैयार कर रहे हैं। अकेले लड़ेंगे? मतलब आजाद समाज पार्टी अकेले अपने दम पर इन सारी सीटों पर लड़ेगी? देखिए, ये चुनाव लड़ना तो बहुत आसान काम, पर्चा भरना होता है। बाकी जो तैयारी के साथ लड़ने की बात है, वो आजाद समाज पार्टी कर रही है। और अकेले और उसकी चीज़ें, कुछ चीज़ें अभी जो हैं वो भविष्य गर्भ में है। और बाकी तैयारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी जिस तरह से धन बल का, सरकारी एजेंसियों का, जिस तरह से जो है उनकी रणनीति है, उनका सामना करने के लिए तैयारी पहले से होनी चाहिए। जैसे अभी अलायंस जो बना है, इंडिया गठबंधन। हाँ, अभी उनके सीटें जो हैं डिक्लेयर नहीं हुई है, फिर सीटें डिक्लेयर होंगे, फिर प्रत्याशी आएंगे, तो बिल्कुल चुनाव बिल्कुल मुहाने पे आ जाएगा। और वो मुझे नहीं लगता वो सब लोग फिर बीजेपी का मुकाबला उस तरह से वो प्रत्याशी कर पाएगा। ओके। यानी आपको लग रहा है इंडिया गठबंधन ने देर कर दी? मैं आपको एक घटना बताता हूँ। हाँ। जो यूपी में हम मेयर का एक ही सीट पे इलेक्शन लड़े थे, आगरा में। तो आगरा जैसे रिजल्ट आया, पोलिंग हुआ, उसके नेक्स्ट डे अखबार में छपा कि 1,70,000 वोट कटे उन बस्तियों में जिनको ये कहा जा सकता कि वो लाइक माइंडेड बीजेपी वोटर नहीं है। ओके। तो बीजेपी तो हर स्तर पे काम कर रही है ना, अपनी जो ताकत है उसका हर तरह से प्रयोग कर रही है कि वो सत्ता में बनी रहे। तो उनका मुकाबला करने के लिए अभी तो जिसको टिकट नहीं हो रहा वो तैयारी कहाँ कर रहा है? वो तो पहले इंतजार कर रहा है टिकट फाइनल हो जाए, टिकट घोषणा, फिर वो तैयारी में जाए।
पैसा तभी खर्च करें, सब चीजें तभी लगाए, मैन पावर तभी लगाए। तो हम अपनी कोशिश ये कर रहे हैं कि हम अपनी तैयारी रखें और बाद में जो कुछ होगा उसको। मतलब इंडिया गठबंधन में जाने के रास्ते खुले हैं ना अभी आपके? खुले में, सब चीजें खुले में। अच्छा, एनडीए में तो नहीं जाएंगे ना बीजेपी के साथ? तो ये तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा। हाँ, मैंने कहा फिर से पूछ लूं भाई, आजकल तो कोई भी कहीं भी चला जाता है ना। मैं कोई भी नहीं, कांग्रेस और शिवसेना का गठबंधन हो सकता है, तो फिर आजाद समाज पार्टी बीजेपी के साथ क्यों नहीं जा सकती? विचारधारा का विरोध। और तो कांग्रेस और शिवसेना की विचारधारा कौन सी मिलती है? अब ये कांग्रेस के लोग बता सकते हैं। मगर मैं समझता हूँ राजनीति में सब कुछ संभव है, लेकिन क्योंकि जो काम हम लोग कर रहे हैं और बीजेपी की से कुछ जो इश्यूज हैं वो उनके जो एजेंडे हैं उनको लेके, और इसलिए उनका कोई अच्छा, लड़ाई आपकी बीजेपी के खिलाफ ही होगी? उस विचारधारा के खिलाफ है। Okay. बीजेपी में अच्छे लोग रहे, अटल जी देखिए कितने बड़े नेता थे, अभी उनका सम्मान करता हूँ। कुछ और अच्छे नेता है, सुषमा स्वराज जी का हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन आज की जो लीडरशिप है वो उस तरह से नहीं है जो बदले की भावना से काम करें, या जिनका जो कहे कुछ और बाद में जब पूछा जाए, जैसे आप चुनाव में कोई भी घोषणा कर दो, जैसे आपने कहा 450 सिलेंडर देंगे और बाद में कहा नहीं देंगे, तो आप क्या कर सकते हैं? जैसे अभी कहा राजस्थान में कहा था, वहां तो दे रहे हैं, बहुत कुछ करना, 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसान की आय दुगनी कर देंगे। तो आप तो रोज बैठते हैं। अच्छा, क्या ये भी संभावना है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन हो और आजाद समाज पार्टी किसी और के साथ चली जाए? बहुत कुछ संभावना है। अगर क्या ये भी तो फ्रंट बनेगा ये जो आपकी तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं आपके पीछे चल रही हैं, इसमें एक तस्वीर प्रियंका गांधी की भी आपके साथ है। प्रियंका जी आपको देखने आई थी अस्पताल में और आपको भाई कह रही थी। नहीं, मैं उनको बड़ी बहन ही मानता हूँ। मानते हैं ना? हाँ, दिल तो से ये भी तो हो सकता है कि कांग्रेस के साथ आपका अलायंस हो जाए। देखिए, राजनीति अलग बात है और रिलेशन अलग बात है। तो मैं समझता हूँ, मेरा जब भी मैं तकलीफ में हुआ, हमेशा प्रियंका जी ने मेरे लिए अपनी बात रखी, चाहे ट्विटर के माध्यम से, चाहे अपने लोगों को भेज के। मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैंने कहा राजनीति में सब कुछ संभव है। मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने झूठ बोलना मुझसे आता नहीं है। राजस्थान और मध्य प्रदेश इलेक्शन से पहले मैंने कांग्रेस के लोगों से, सीनियर लोगों से मेरी बात, यही वो तस्वीर है ना? हाँ, यही वो तस्वीर है, वो उस दिन के लिए। और जब आप अस्पताल में थे? हाँ। ये गोली चलने वाली तस्वीर है? नहीं, उससे पहले की, जब बीमार हुए थे? उससे अच्छा, पहले, जब मुझे जेल में पॉइजन दिया गया, उसके बाद की तस्वीर है, जेल से आने के बाद। तो अच्छा, जेल में जहर दिया गया था, ये कंफर्म है? हाँ, कंफर्म है ना, तभी तो मैं 8 दिन हॉस्पिटल में रहा मेरठ। तो मैं जो आपसे कह रहा था कि राजनीति बहुत कुछ संभव है। हाँ। लेकिन मेरा नेचर है कि मैं एहसान नहीं भूलता हूँ किसी का, दोस्ती भी नहीं भूलता हूँ, दुश्मनी भी नहीं भूलता हूँ। तो मैंने आपसे कहा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान इलेक्शन से पहले मैंने कांग्रेस के सीनियर लोगों से बात की, मेरी 2-3 बार बात हुई। लेकिन जो जैसा अखिलेश जी के साथ हुआ कि भाई वो सीटों को लेके उन्होंने कहा भाई हम अपने दम पे जीत जाएंगे, तो मैंने कहा ठीक है। फिर आजाद समाज पार्टी को भी अपने दम पे कुछ करके दिखाना चाहिए, और अपने अच्छा काम किया मध्य प्रदेश राजस्थान में। और बिल्कुल हम विन होते होते कुछ सीटें, 3 साल की पार्टी है हमारी, जिसमें कोरोना काल में हमने देखा, और बिना बहुत बड़े साधनों के और बिना बहुत बड़े जो सहयोग के हम लोग इस पार्टी को चला रहे। और हम तो कितनी सीटें लड़े आप एमपी राजस्थान में? एमपी में 100 के करीब सीटें लड़े। हाँ। और राजस्थान में 47 सीटों पे कितने वोट मिले वहां? हमें राजस्थान में हम लोग 2 सीटों पे दूसरे नंबर पे हैं। ओके। और 10,000 सीटों पे तीसरे नंबर पे हैं। और आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि 30 सीटों पे हम बसपा से ज्यादा वोट हमने प्राप्त किए। फिर उस पर जब ये एनालिसिस आया और बार बार पूछा गया, तो कुछ लोगों ने कहा कि ये प्रत्याशियों का वोट है। तो उसको भी मैंने फिर स्पष्ट किया कि जिस सीट पे पिछली बार बसपा जीती, उस सीट पे इस बार बसपा को 1000 वोट मिले। मतलब बकायदा ये रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड। हाँ। तो 1200 वोट मिले, तो वो वोट कहाँ गया बहुजन समाज का? उस सीट पे इस बार हमें, बसपा को इस बार 1200 वोट मिले, 1100 कुछ, और हमें 50,000 वोट मिले। तो यानी कि लोगों में 2022 के चुनाव के बाद बहुत बदलाव है। मध्य प्रदेश में भी एक सीट पे हम अच्छे वोट प्राप्त लगभग 29,000 वोट लेके गए। तो नया सिंबल है। अब आप समझिए ना, जो अब क्या सिंबल है आपका? केतली। हाँ, वो तो है ही। हाँ, आप हमारी चाय जहाँ से आई वही वो इसी सिंबल पे हम लोग लड़े। और आप ये भी एक आश्चर्यजनक बात नहीं है, मगर ये सत्यता है, सत्ता का खेल है कि चुनाव के मतलब नॉमिनेशन चल रहे थे, उस दिन हमें कोर्ट के आदेश के बाद अलाउड हुआ सिंबल पे। तो बहुत टेंशन है ना, जो दिखाई नहीं देती है, सब चीजों पे नहीं बात करते। अच्छा, ये भी हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ भी कोई अलायंस हो जाए, बहन मायावती के साथ आपका, और कांग्रेस भी आ जाए। कहा यह जा रहा है कि त्रिकोणीय फाइट भी यूपी में हो सकती है। इंडिया गठबंधन एक तरफ, एनडीए एक तरफ, और आजाद समाज पार्टी और कांग्रेस और बीएसपी एक साथ आ जाए, क्योंकि बीएसपी अभी कहीं भी नहीं है। तो हम तो बहुत दिनों से बसपा के साथ प्रयास में लगे हुए थे, लेकिन अब बीएसपी के लोगों को, उनको लगता है कि उनको चंद्रशेखर की जरूरत नहीं है। और मैं समाज हित में हमेशा उनके साथ खड़ा रहा, अभी भी मैं उनके साथ खड़ा हूँ जब समाज हित की बात आई। क्योंकि देखिए, नेता व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन नेता से जो समाज जुड़ा होता है उसके ऊपर भी असर होता है। बहन जी अगर कमजोर हुई हैं तो उसका खामियाजा जो है
वो कमजोर वर्गों को भी उत्तर प्रदेश में और देश भर में उठाना पड़ा है। जब नेता स्ट्रांग होता है तो एक दबाव रहता है सरकारों के ऊपर भी, अगर कोई बात होगी तो बहुत नफे नुकसान हो सकते हैं, तो उनके कमजोर होने से समाज को नुकसान हो। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि एक और पावर ताकत बनकर खड़ी हो जाए कि समाज का नुकसान ना हो। तो बहुजन समाज पार्टी के कमजोर होने पर आपकी पार्टी मजबूत क्यों नहीं हो पाई उस रफ्तार से, उस स्पीड से? वो सारा का दलित वोट जो बीएसपी का था वो क्यों बीजेपी की तरफ चला गया? नहीं, ये इसके कोई आपके पास ऑथेंटिक आंकड़े हैं क्या बीजेपी? हाँ, डेटा तो है, सारे चुनाव में आप देखेंगे, पीछे जाइए। अच्छा। तो बहुत दलित वोट गया बीजेपी की तरफ। पिछली लास्ट टाइम 2017 में कितना वोट मिला बीजेपी को, कितने परसेंट, अगर आपको याद हो? मतलब कुल वोट पूछ रहे हैं या दलित वोट? कुल वोट, टोटल कुल वोट उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अगर आप चेक करके बता सकें, आपकी जानकारी में हो। और फिर जो इसमें मिला उसके बाद 2022 में, इसको भी आप चेक करोगे तो आपको लगेगा कि बीजेपी उसके आसपास ही है। वोट शेयर जो बढ़ा वो समाजवादी अलायंस का बढ़ा। ओके। आपको, मुझे जहां तक आइडिया है, समाजवादी अलायंस को पहली बार इतना वोट मिला है हारने के बाद भी, जितना वोट उनको 2012 में सरकार बनाने के समय नहीं मिला था। तो जो पढ़ा लिखा कर्मचारी अधिकारी था उसने इस बात के साथ कि भाजपा आके सत्ता में नुकसान ना पहुंचाए, जिस तरह नुकसान वो झेल रहे हैं, इसलिए समाजवादी अलायंस को, क्योंकि हम उनके साथ लंबे समय तक खड़े दिखाई देते रहे, उनको वोट किया मन बना के कि बीजेपी को रोकने के लिए अच्छा विकल्प है। लेकिन वो भी इस बार, क्योंकि 2022 में सारा वोट देके थक गए कि फिर समाजवादी फिर भी नहीं जीती, समाजवादी अलायंस फिर भी सरकार नहीं बना पाया। तो इस बार समाजवादी से भी मोह भंग हो गया होगा। देखिए, जनता है, बार बार विश्वास करती है, और जब उनका विश्वास टूटता है तो वो कहीं ना कहीं अन्य विकल्प की तरफ भी बढ़ती है। आपकी तरफ आएगी उम्मीद है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। पर आपका मोह भंग अखिलेश जी से क्यों हो गया? कौन कह रहा है? पिछली बार आपने और मैंने बात की थी, तब आपने खुद बताया था क्या कि इनको लगता है पहले जरूरत ही नहीं है दलित वोट की, आपने खुद कहा था। तो नहीं, पिछली बार नहीं थी, शायद इस बार हो भाई। पिछली बार तो आपने कहा था मुझे धोखा दिया इन्होंने। क्या उन्होंने पीडीएफ पिछली बार बनाया था क्या 22 में? नहीं, इस बार उससे पहले कभी पीडीएफ बनाया क्या? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, जैसे समय परिस्थितियां बहुत कुछ आदमी को सिखाती है, वो भी ये समझ रहे हैं कि कौन से वोट के जरिए वो आगे बढ़ के किन ताकतों के मिलने से, किन लोगों के अच्छी भागीदारी से वो आगे बढ़ सकते हैं। ये बात शायद उनको भी अब एहसास हो रही हो। और अगर इस बार भी उन्होंने आपका साथ नहीं लिया तो? अब ये उनकी मर्जी है भाई, लोकतंत्र है, मैं किसी पे दबाव तो नहीं डाल सकता। क्या आपके और बहुजन समाज पार्टी के बिना पीडीए बन सकता है, जिसमें पी पिछड़ा, डी दलित और ए अल्पसंख्यक होता है? देखिए, वो भरोसा नहीं बन पाएगा। आप वो कोशिश कर सकते हैं, उनका दल है, वो अपनी, जैसे काशीराम साहब ने बहुजन आंदोलन को मजबूत किया, बहुजन समाज को जोड़ा, एक भरोसा पैदा किया। शायद वो भरोसा अगर हम दोनों में से कोई नहीं है तो शायद ना बन पाए, क्योंकि इन वर्गों ने बहुत कुछ देखा है कि सत्ता विहीन और सत्ता का संरक्षण कितना बड़ा होता है, इन लोगों ने देखा है। तो अब इनके अंदर भी ये चाहता है कि भाई इनका, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मुझे गोली लगी और पूरे ऑल ओवर इंडिया 25-26 स्टेट में हमारा संगठन है, एक बहुत अच्छी जो है एक बड़ी तादाद है जो हमें सपोर्ट करती है। वो हमने कई बार दिल्ली में प्रोटेस्ट करके, और हर स्टेट में हमने प्रोटेस्ट करके दिखाया, डिस्ट्रिक्ट में हमारे संगठन है, विधानसभा में हमारे संगठन है। लेकिन आप देखो, क्या कोई सदन में किसी ने चर्चा की, सरकार से सवाल पूछा? ना यूपी के सदन में, ना आप दिल्ली के सदन में, पूछा नहीं गया ना। इसका मतलब, जब समझिए मेरे जैसे व्यक्ति के लिए नहीं कोई बोलना चाहता, तो आम दलित के लिए कोई बोलेगा क्या? आम मुसलमान के लिए, पिछड़े के लिए कोई बोलेगा क्या? 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चे जो मेरे जैसे ही हैं, जिनके माँ बाप ने उनको मेहनत करके खून पसीना लगा के उनको पढ़ा लिखा के तैयार किया, उनकी नौकरी छीन ली उत्तर प्रदेश सरकार ने, और वो भूख हड़ताल पे, आमरण अनशन पे बैठे हैं लखनऊ में। तो क्यों आपके पीछे कोई खड़ा नहीं हो रहा? मेरे पीछे नहीं, मैं उनके पीछे खड़े होने की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, आपके पीछे आप पर गोली चल गई, हमला हो गया, छोड़े, कोई आपकी आवाज क्यों? हमारे लोग मेरे साथ खड़े ना, बहुत है ना भाई। आप ये देखें ना, यूपी गवर्नमेंट ने उसके बाद मुझे सुरक्षा नहीं दी, तो मैंने उनसे कोई लड़ाई थोड़े की है। मुझे लगा कि भाई अभी हमें और ताकत बना के अपनी हैसियत मजबूत करनी पड़ेगी। मैं तो काशीराम साहब को नेता मानता हूँ ना, तो वो कहते हैं कि भाई और ताकत बनाने की जरूरत है, तो और ताकत बना रहे हैं। लेकिन जो मैंने आपसे इशू कहा, पिछड़े दलित वर्ग के नेताओं को जरूरत नहीं कि इन वर्गों के बच्चों की, जब वो उनके मुद्दों पर चुप हैं, अगर उन बच्चे में, उनमें से किसी की जान चली जाए, कौन जवाब देगा? तो इसलिए मैं सोचता हूं कि हमारे नेताओं को अपनी जिम्मेदारी को अदा करना चाहिए। हमें सरकार से ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, सरकार बहुत कुछ करेगी। ये जो आप ये नीले रंग का साफा पहनते हैं, शॉल पहनते हैं, कभी पगड़ी भी पहनते हैं, इसका क्या राज है? नहीं, ये नीला रंग समानता का रंग है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नीले रंग को प्रायोरिटी दी। वो नीले रंग का कोट पहनते थे, नीला, और ये नीले झंडे को वो करते थे। नीला झंडा हमारे आंदोलन का प्रतीक है। नीला मतलब यानी कि नीला, जैसे गगन जो है वो आसमान सबके लिए बराबर है, तो इसलिए ये समानता का रंग है। तो हम समानता के पैरोकार हैं। आपका तो स्टाइल भी बन गया ना? स्टाइल, अब आप समझिए ना, आप अपना, अभी तस्वीर देखिए पीछे। हाँ, ये मेरी सबसे पहली तस्वीर है जो सबसे ज्यादा वायरल हुई। हाँ, तो ये नीला रंग समानता का प्रतीक है, और मैं समानता का प्रबल समर्थक हूँ। सब में देखिए आप ये नीला पहन के बैठे होते हैं हर तस्वीर में। हाँ,
भले ही आपका कप भी तो नीला देखिए कहीं कहीं से है ना। पर बीएसपी का बिल्कुल रंग भी ऐसा ही झंडा है हमारा, व्हाइट और ब्लू। तो, हाँ, बीएसपी का रंग भी तो नीला ही है। हाँ अच्छा है ना, उनका झंडा हमने तो नीला उन्हीं से सीख सीख के हम लोग आगे बढ़े ना। अच्छा, भाई आरपीआई जो थी उसका भी झंडा नीला ही था, और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का भी झंडा जो बाबा साहब ने बनाया उसका भी झंडा नीला ही था। इसमें एक तस्वीर और है जो भी आएगी आपकी स्क्रीन पर, आप देखिएगा। अच्छा, जिसमें आप अपनी मूछों को ताव दे रहे हैं। तो यहाँ देख रहा हूँ कि मूछें थोड़ी सी नीचे हो रही हैं आपकी। नहीं, मैं जब आपके यहाँ कुछ आया बदला तो नहीं? जब मैं आपके यहाँ आया तो सुरक्षा व्यवस्था उस तरह की नहीं है। हाँ, तो मेरी जिम्मेदारी है कि भाई मैं अपने आप को सुरक्षित रखूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की उम्मीद हूं मैं, तो इसलिए मैंने मास्क लगा रखा था, तो उस मास्क की वजह से नीचे। हाँ, तो अब तो ऊपर कर लीजिए, अब तो आपके फैन देख रहे होंगे। ये देखिए, तो ये ऊंची ऊंची, ये कौन कह रहा नीची है? अभी तो नीचे लग रही है मुझे। आपके है नहीं ना, तो आपको क्या एहसास मूंछों का? हाँ बिल्कुल, बहुत मुश्किल होता है मुझे मेंटेन करना, और आप तो आप हमेशा समझिए ना, मूछे वही रख सकता है जो मूछों की कदर कर सकता स्टाइल भी बन गया है ना, मान लीजिए ना। ये है। नहीं, मैं मना क्योंकि कब कर आप रहा हूं? युवा नेता हैं मैं और युवा आपकी एक फॉलोइंग भी है, ये आपका ट्रेडमार्क स्टाइल बन गया है। ये नीला साफा, ये मूछें। नीला साफा लोग पहनते हैं, मुझसे पहले से पहनते हैं, लेकिन मूछे रखना मैं समझता हूँ कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ने जो राइट हमें दिए हैं, हाँ, हम अच्छा कपड़े पहने, अच्छे बाल रखें, अच्छे मूछे रखें, अच्छी गाड़ियों में घूमें, तमाम तरह की सुविधा का उपयोग करें। ये भारत के संविधान ने हमें 26 जनवरी 1950 को और रेबैन के चश्मे भी पहनते हैं एकदम अब हीरो तो बन के घूमते हैं। आई साइड वाला जो है, अब मैं अपने लोगों के लिए हीरो ही हूँ हाँ, भाई, वो मुझे हीरो की तरह ही देखते हैं ना। क्यों? उनको आपको क्या समझ में आता है कि ऐसा क्यों होता है कि चंद्रशेखर आजाद को लोग हीरो समझते हैं, युवा खास तौर से, आपके वर्ग के और बाकी भी? देखिए, मैं कोशिश ये करता हूँ जो मैंने सीखा है मूवमेंट से, और वो मैं उनको सिखाने का प्रयास करता हूँ कि ईमानदारी कितनी जरूरी है आंदोलन में, और समर्पण त्याग कितना जरूरी है, और संघर्ष कितना जरूरी है। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नारे दिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उनको पहुंचाने का काम करता हूं। और मैं उनको वो बुनियादी चीजें बताता हूं जो मैंने जीवन में सीखी हैं, जिनको अगर वो सीखना चाहेंगे तो उनको कम से कम 8-10 साल लगेंगे, तो मैं उनको बिठा के समझाता हूँ, और वो उस दर्द को महसूस करते हैं। उनको लगता है कि कोई है जो दिन रात बिना सोए, बिना थके, तमाम तरह की मुसीबतों का सामना करते हुए, जेल काटते हुए, लाठियां खाते हुए, पैरों के नाखून भी खींच लिए गए, जिसको जो है, जिसकी रीढ़ की हड्डी को भी तोड़ दिया गया, जो गोली खा के बैठा है, तो वो उसको जो है पसंद करते हैं। ये देश तो वैसे भी हीरो वर्शिप का देश है ना, जबकि मैं इसके खिलाफ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि राजनीति में, धर्म में नायक पूजा अच्छी बात है, वो आपको मुक्ति के रास्ते की तरफ ले जाती है, लेकिन राजनीति में नायक पूजा खतरनाक है, वो व्यक्ति को तानाशाह बनाती है। हमारा देश इस बात को भुगत रहा है आज के समय में। भाजपा खुद भुगत रही इस बात को। उन्होंने आज मोदी जी को इतना ताकतवर बना दिया कि भाजपा को कितने सारे नेता तो निपटा दिया उन्होंने इस बार मध्य प्रदेश, राजस्थान के। अब देखो राजस्थान में जिन लोगों तो कह रहे हैं कि वो तो एक जनरेशनल चेंज है, वो पीढ़ी उनकी पुरानी हो गई थी, तो इसलिए नई पीढ़ी को मौका दिया। तो क्या हम मोदी जी किसी और को मौका देने वाले हैं 24 में? ये तो सब पे लागू होता है ना भाई। आपके यहाँ तो शायद उसमें आरएसएस में था ना कि 70 साल के बाद आपको संन्यास लेना पड़ेगा, तो मुझे लगता था आपने तो आरएसएस। पर मोदी जी को तो खूब वोट मिल रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है ना, मिलने चाहिए। हाँ। बीजेपी का संगठन आरएसएस का 100 साल के लगभग भी तो होने वाला है भाई। आप समझिए ना, एक बच्चा जो 100 साल, एक आदमी जो 100 साल का, एक बच्चा जो 3 साल का है, तो फर्क तो है ही। मैं उनसे अपना कंपेरिजन थोड़ा ही कर रहा हूँ ना, मैं उनसे कोई लड़ रहा हूँ, मैं तो अपने लोगों को तैयार कर रहा हूँ। जब आप जेल से निकले थे ना, तब भी मैंने आपका इंटरव्यू किया था। हाँ, मेरे याद है आपको? नीले कलर की शर्ट में था। यस, और तब भी आप ऐसी मूंछों पे ताव दे रहे थे, और मैंने आपसे पूछा था कि आपने ये क्यों किया। मैंने पूछा क्या ये संदेश ये है कि मैं डरता नहीं हूं? तो आज भी नहीं डरता। अब देखो, कोई आदमी गोली खा के, जिसके सारे आरोपी गिरफ्तार ना हुए हों, गोली चलाने वाले, और वो आपके स्टूडियो में आया है, तो आप समझिए कि डरता तो अभी भी नहीं। कौन सी यहाँ कोई सुरक्षा है? यहाँ भी कोई गोली चलाता है हाथ निकलती। इतनी ताकतवर सरकार यूपी में और केंद्र में, फिर भी आपको डर नहीं लगता? मैं तो भारतीय संविधान की वजह से ताकतवर हूँ, और वो सरकारें भी संविधान की वजह से बनी, और लोकतंत्र है। जनता जिसके साथ खड़ी हो जाती है वो ताकतवर हो जाता है। जनता आज उनके साथ है, वो ताकतवर है। जनता अगर जिस दिन उनके पास चढ़ेगी, वो भी मेरे जैसे हो जाएंगे कमजोर। आप अपने सीने में ऐसा लगता है कोई दर्द कई तरह के छिपाए हुए हैं। मैं आपके निजी दर्द की बात कर रहा था। आपने अभी कहा ना, नाखून निकाल दिए, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, गोली चली। कितने हमले हुए आप पर? आपने अभी तक गिना है कुल? हमले गिनूंगा तो हमले जैसे एक बार अभी गोली चली, यस यस, फिर उससे पहले एक बार कार पर गोली चली थी, जहां तक मुझे याद है। तो 2 बार हमले हुए शायद, या और भी कई हुए? 3-4 बार प्रयास हो गए ना। जब मुझे दिल्ली में, मैं एनआरसी में आंदोलन में गिरफ्तार हुआ, हाँ। 2 बार गिरफ्तार हुआ मैं। तो एक बार तो मुझे खूब पीटा गया। कहां पर? दिल्ली पुलिस ने पीटा, थाने में। सीए वाले उसमें? हाँ, सीए वाले में भी, और उसमें क्या नाम, गुरु रविदास जी का जो मंदिर का आंदोलन, उसमें भी वो खूब पीटा। जितना थाने में पीटा? हाँ, 250 लाठियां मारी होंगी। खूब लाठियां मारी, पैरों तक के नाखून खींच लिए, और मुझे कहा गया कि अगर
खाली दलितों की लड़ाई लड़ो तो ठीक है, अगर दलित के बाद पिछड़े मुसलमानों की बात करोगे, ईसाइयों की, तो ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो मैंने कहा आप कौन होते हैं कहने वाले? तो मैं तो जानता हूँ ना कि कौन किसके कहीं से बोलता है, मैं समझता हूँ ना इस बात को। मुझे कोहनी मार के मेरी रीढ़ की हड्डी में गैप तैयार कर दिया गया, और मैं 12 दिन, हाँ मैं 12 दिन उठ नहीं पाया ना। दिल्ली पुलिस ने, और मैंने ये जज साहब को बताया, लेकिन अब आप समझिए ना, कहाँ जज और कहाँ, जब सब कुछ सरकार के अधीन है। इस देश में लोकतांत्रिक शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। और जहर आपको कहाँ दिया गया था? सहारनपुर जेल में। हाँ, जब एनएसए में आप जेल में? यस, जब मैं निर्दोष होते हुए, और कोर्ट ने जो चीफ जस्टिस थे जिन्होंने मेरे बेल का ऑर्डर किया, उन्होंने लिखा कि ये जो पूरी घटना है ये राजनीतिक प्रेरित है, चंद्रशेखर निर्दोष है। उसके बाद जो है मेरे ऊपर रात को 3 बजे उठा के एनएसए लगाई। तो कोशिश तो पूरी की ना, मतलब मैंने आप योगी जी ने, हाँ योगी जी की सरकार, योगी जी करेंगे। हाँ। और ऊपर से शायद मोदी जी ने भी कहा कि भाई ठीक है, ऐसे आदमी को निपटाओ। कैसे आदमी को? जो अपने लिए कुछ नहीं चाहता है, क्योंकि यहाँ तो हर आदमी अपनी सुख सुविधाओं के लिए लड़ रहा है। और जब आप अपनी कम्युनिटी के लिए लड़ रहे थे? जब मैं हर उस कमजोर व्यक्ति के लिए लड़ रहा हूँ, किसी जाति धर्म का जो अन्याय सह रहा है। और मैं नौजवान हूँ, बेरोजगारी के दर्द को समझता हूँ, गरीब गांव में से आता हूँ, तो गांव की समस्याओं को। तो वो 15 महीने जब जेल में थे, तब तो नए आए थे आप? 16 महीने। 16 महीने, तब तो नए थे आप राजनीति में? राजनीति में था ही नहीं ना। हाँ, मतलब वही मैं कह रहा हूँ, नए थे। तब तो मैं राजनीतिक लोगों से बहुत चिढ़ता था। और तब भी नहीं डरे आप जेल के अंदर भी? गलत किया हो तो डरे ना आदमी। आप अच्छा, अगर आप कोई गलत काम नहीं कर रहे, क्यों डरोगे बताओ? तो आप पहली बार एनएसए में जेल गए थे, आपको डर नहीं लगा? किस बात के लिए? कि पता नहीं बाहर निकलूंगा नहीं निकलूंगा, क्या फर्क पड़ता है? कहा गया ना, जब कैराना का उपचुनाव हुआ, उस समय हुआ क्या ना, 2 उपचुनाव हुए थे, गोरखपुर और फूलपुर, और दोनों बीजेपी हारी थी। उसके बाद कैराना का उपचुनाव हुआ, तो कैराना के उपचुनाव में डीएम साहब की तरफ से मुझे आदेश आया, उनका एक आदमी कहने के लिए आया कि अगर आप इसमें समर्थन किया तो हम आपको यहाँ से जेल ट्रांसफर करके प्रतापगढ़ भेज देंगे आपको। अच्छा। तो इसलिए आप चुप रहे। रमजान का समय चल रहा था, तो मैंने कहा कि देखो भाई, मैंने चुप रहना सीखा ही नहीं, आप मुझे प्रतापगढ़ की जगह चाहे पाकिस्तान भेज दो, तो मैं बोलूँगा जरूर। तो मैंने एक पर्ची लिखी, उन्होंने मेरी मुलाकात बंद कर दी, मैंने एक पर्ची लिखी जो आप शायद समझ पाओ, इफ्तियारी जो होती है रमजान के महीने, हाँ। उसका सामान लेके जो रिक्शा वाला आता था, मैंने उसको दी कि इस नंबर पे को फोन करके आप ये दे देना, मेरी मदद कर देना। वो पर्ची जब गई तो हमारे लोगों ने काम किया। मैंने उनसे कहा जब एक भूखे रहना, लेकिन ये चुनाव बीजेपी नहीं जीतनी चाहिए। उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि बीजेपी 44,000 वोट से हारी अपनी सिटिंग सीट। और देखो प्रभाव बढ़ रहा ना, खतौली आप देखो, खतौली 3-4 बार हारी हुई सीट है। जब समाजवादी बीएसपी आरएलडी अलायंस में लड़ी 2019 का लोकसभा, तब भी वो सीट को हारी, 2017 में भी हारी, 2022 में भी हारी। तो वो हारी हुई सीट थी, उसको भी हमने जब लोगों के जाके अपील की, तो हमारे अपील में इतना असर था कि हमने वो सीट जिताई। जेल में जहर किसने दिया आपको? अगर एग्जैक्ट ये पता होता तो उसके खिलाफ कुछ वो करता। मतलब जेल में जो आपने खाना खाया उसी में? खाने में। देखिए जेल में हर तरह, जेल एक ऐसी जगह है जहाँ कोई घटना कल होने वाली उसकी जानकारी आज होती है, क्योंकि जेल में उस तरह के लोग रहते हैं जिनके सबसे संबंध है। तो जेल में हर तरह का व्यक्ति है। जेल में मेरे साथ जो है, मुझे मारने का भी वो किया गया, हमला हुआ जेल में मेरे ऊपर, खूब उस पर बाहर आंदोलन हुआ। और जब ये सब मेरे साथ हुआ तो मुझे आज भी याद है, उन माओं का मैं धन्यवाद करूंगा जिन्होंने भूख हड़ताल की सड़कों पर मेरे लिए। मैं उन सभी माओं को कभी भूल नहीं पाऊंगा जिन्होंने मेरे लिए, या किसी भी उस भाई को जिसने एक दिन भी मेरे लिए काम किया है। पर योगी आदित्यनाथ आपको जेल में जहर क्यों दिलवाएंगे? वो आप पर गोली क्यों चलवाएंगे बाहर? उनको क्या जरूरत है? वो तो जीत रहे हैं। हमेशा थोड़ा ही कोई चीज रहती है, कोई चीज परमानेंट है क्या? आपको ये जवानी आपके मेरे ऊपर है क्या, परमानेंट है क्या? देखिए चीजों का निर्माण होता है। जो आज पौधा छोटा है, इसका मतलब ये नहीं कि कभी फसल नहीं बनेगी, कल वो वृक्ष नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। तो भारतीय राजनीति में लोग दुश्मन को, जो जिससे खतरा होता है, उसको जल्दी पहचान लेते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि योगी जी ने ही करवाया है? जहर भी दिलवाया, गोली भी चलवाई? छोड़िए ना, कोर्ट तय कर लेगा ना। पर आपको ऐसा क्यों लगता है? मुझे ऐसा लगता है ना, वो सबसे ज्यादा ताकतवर नेता है सरकार में, वो बैठे हुए। अच्छा मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप बताओ, जब वो कहते हैं कि भाई हम किसी के खिलाफ नहीं है और हम सबके लिए, तो उन्होंने जब मेरे साथ इतनी बड़ी घटना हुई तो योगी जी क्यों नहीं बोले? और योगी जी ने क्यों नहीं कहा इसकी सही जांच होनी चाहिए और सुरक्षा होनी चाहिए? हाँ, क्यों? जांच तो हुई, वो कह रहे हैं गिरफ्तारियां हो गई। अच्छा जी, आप पर जो गोली चली, हाँ, वो लोग कह रहे थे, गोली चलाने वाले जो पकड़े गए, कि ये हमारे समुदाय के खिलाफ बोलते थे, बयानबाजी करते थे, इसीलिए हमने इन पर गोली चला दी। तो आपने कभी क्रॉस चेक करने की कोशिश की कि क्या उनसे कभी कोई पूछताछ हुई है क्या? उनको पकड़ के, मैं आपको बताऊं क्या है सच, उनको पकड़ के लाके और वीआईपी ट्रीटमेंट देके थाने में और सीधा जेल भेजा गया। एक सिंगल व्यक्ति ने उनसे पूछताछ नहीं की है। अगर कोई पुलिस पे वीडियो एविडेंस हो जिसमें उन्होंने पूछताछ की तो मुझे बता दे पुलिस, और वो कैसे बरामद हुए ये भी मैं जानता हूँ।
हमारे यहाँ के अधिकारी भी जानते हैं किस तरह से हरियाणा पुलिस उनको देना नहीं चाहती थी, और उनको फिर जो है हरियाणा पुलिस से किस तरह से जो है बातचीत करके उनको लिया गया, ये बात तय करके कि हम इन पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और जिस तरह से जो आप चाहोगे उस तरह से इनको वो कर देंगे। तो ये दो सरकारें जो मिलकर संरक्षण दे रही थी, क्यों दे रही थी आरोपियों को? तो क्यों चलाई उन्होंने गोली, आपको क्या लगता है? सीधा आपको याद है ना एक पहलवान आंदोलन, मुझे भी याद है, और जो गुर्जर समाज की अस्मिता से जो जुड़े मामले थे वो भी मुझे याद है। हमेशा जिस भी कमजोर के साथ कोई बात हुई या किसी के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुई, और हाथरस की घटना आपको याद है, मुख्यमंत्री जी अपना कितना प्रयास किया मुख्यमंत्री जी ने, और मुख्यमंत्री ने उसको इंटरनेशनल साजिश करार दे दिया कि ये इंटरनेशनल साजिश थी, और एक पत्रकार को भी जेल में बंद कर दिया था। क्या हुआ बाद में? क्या वो पत्रकार दोषी साबित हुआ? 2 साल से ज्यादा इसको बंद रखा, या कोई इंटरनेशनल साजिश सामने आई? योगी जी आप पर गोली क्यों चलवाएंगे? उनको क्या फायदा है आप पर गोली चलवाने से? और 5 साल बाद, 3 साल बाद पता लगेगा। आज का चंद्रशेखर के आज का ही रहेगा। देखिए, जब मैं स्टार्टिंग में आया तो मुझे बहुत अनुभव नहीं थे, मैंने तमाम तरह की बातें की, धीरे धीरे मैं सीख रहा हूँ राजनीति को। आज मैं थोड़ा कहता मैं राजनीति का खिलाड़ी हूँ, मैं आज भी जो है किसी के खिलाफ नफरत की राजनीति नहीं करता हूँ। तो गोली चलने की घटना के बाद आपकी जिंदगी बदली है चंद्रशेखर आजाद? हाँ, बदली है ना। कैसे? तब तक मुझे लगता था कि भाई मेरे ऊपर जिम्मेदारियां कम है, लेकिन कुदरत ने जब मुझे दोबारा जिंदगी, तो मुझे एहसास हुआ कि कुदरत मुझसे भी और काम लेना चाहती है। क्योंकि आप भी मानते हैं ना कि ये जिंदगी जो है देने वाले हम नहीं है और ना लेने वाले हम, ये सब उसकी दी हुई है, जिसको आप जिस नाम से पूजते हो मानते हो। मैं उसको कुदरत के रूप में वो करता हूँ, प्रकृति के रूप में, कि उसने जिंदगी मुझे दी है। तो जब मैं गोली के बाद, लोग कोरोना में मर गए, लोग जुकाम से, बुखार से मर जाते हैं, हार्ट अटैक से मर जाते हैं, मैं अभी भी जिंदा हूँ। क्या हुआ था जरा याद है आपको अभी भी? अब तो सपने में तो नहीं आता है घटना? वो सपने में तो मैं बहुत लोग आता हूँ। आप बहुत लोगों के सपने में आते हैं, आप कह रहे हैं। हाँ। पर आपके सपने में वो घटना आती है, याद है वो आपको? नहीं, पर याद है घटना? याद है ना। क्या हुआ था बताइए? अच्छी तरह, मेरी अभी गवाही भी है ना उसमें, मुझे अच्छी तरह याद है क्या हुआ था। और मुझे ये भी याद है कि मैं किसकी वजह से बचा। मुझे दोनों चीजें याद है। मैं जब अपने साथी से मुलाकात करके उसके परिवार से उसके दुख में शामिल होकर निकल रहा था, और फोन में एक अचानक से एक फोन मेरे फोन पे आ रहा था, तो इतने में ही पीछे से ऐसी गोली चली, मुझे लगा किसने पटाखा छोड़ा। तो फर्स्ट रिएक्शन मेरा ये था कि मुझे लगा गाड़ी का शीशा खुला रह गया है, इस वजह से बाहर से आवाज आ रही है। तो वो शीशा नहीं खुला रहा था, वो शीशे में गोली लग के कान के पीछे से गई, और मनीष जो चला रहे थे उनके सर के ऊपर से जाकर सामने, उनके सर के ऊपर से बिल्कुल गाड़ी में जाके लगी। फिर लगातार 2 फायर और हुए, जो एक गोली मेरे बनियान को छूते हुए निकली और एक गोली मुझे लग के निकली। फिर चलाने वाला आदमी सामने गाड़ी ले जाता है और बिना किसी भय के, और 20 मीटर पुलिस खड़ी है 20 मीटर दूर पे, और वो गाड़ी रोक के सामने से, और सामने खड़े होकर 2 लोग फायर करते हैं, जो एक गाड़ी में लगता है, 2 वो हवा में फायर करते हैं लोगों में भय पैदा करने के लिए। तो मेरे आज भी सब याद, जैसे फिल्मी होता है ना सब कुछ, जिसको पूरा प्रोटेक्शन होता है कि भाई आप इतनी बड़ी घटना को अंजाम दो, कोई कुछ नहीं करेगा, हम लोग आपके साथ है, पुलिस हमारी है। तो मेरे आज भी फिर वो लोग चले गए, फिर वो लोग पकड़े गए हरियाणा से। और देखिए कितना आसान था कि इतनी बड़ी घटना के बाद, सब कुछ तत्काल वायरल होने के बाद, वो अपनी गाड़ी छोड़ के और आराम से चले जाते हैं अपने स्टेट में, हरियाणा में। उनके साथ जो 2 लड़के और होते हैं, उन पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो फोटो में उनके साथ उस दिन घटना करने के बाद दिख रहे हैं बैठे हुए, आज तक उनसे कोई पूछताछ नहीं की गई। मतलब कुछ छुपाया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल छुपाया जा रहा है। खुल जाएगा ना, क्या हो गया, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जब आदमी ताकतमंद हो तो खुल जाती है, खुल जाएगी, ये भी खुल जाएगी। उसके बाद से सरकार ने तो आपको सुरक्षा नहीं दी? नहीं। तो आपने खुद अपनी सुरक्षा बढ़ाई है? नहीं, पैसा लगता है ना सब चीजों में, चाहे उस पैसे को मैं अपने काम पे खर्च कर लूं। आपके साथी तो हैं इतने सारे, कुछ तो आपने और पहले से एहतियात बरती होंगी। बरती ना, मैंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जो आज तक नहीं बनाया, 6 महीने हो गए। जबकि मैं वो शख्स हूँ जिसके ऊपर गोली चली और अभी भी मेरी जान को खतरा बना हुआ है। मैंने उसके बाद भी 2 बार जो बहुत इंपॉर्टेंट वो आई मेरे पास इन्फॉर्मेशन, मैंने यहाँ की पुलिस को दी, लेकिन अभी तक मेरा लाइसेंस डीएम साहब ने बनाया। मैंने उससे पूछा कि भाई क्या आप मेरी हत्या का इंतजार कर रहे हो क्या, तब लाइसेंस अप्लाई करोगे? तो मुझे ऐसा लगा उनकी दबी से आवाज में कि उनके ऊपर सरकार का आदेश है कि चंद्रशेखर को जल्दी मरने दो, अभी इसको ज्यादा वो मत करो। भाई मैं ये जानना चाहता हूँ मानव भाई कि मुझे मेरी जीवन रक्षा करने का अधिकार मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए भाई। अगर कोई सुरक्षा में भी हो, मेरे लिए क्यों मरना चाहेगा, मेरे आगे क्यों उड़ेगा? तो कम से मुझे अपनी प्रोटेक्शन का अधिकार होना चाहिए। तो क्या मैं लाइसेंस का ये जो पूरा आर्म्स एक्ट है किसके लिए? उन्हीं के लिए जिनको सुरक्षा की। मतलब अभी डर लगता है आपको? अभी जब अकेले है किसके लिए? नहीं, डर किस बात का? मौत तो एक दिन आनी है ना, यहाँ बैठे भी आ सकते। मैंने तो बहुत सारे एंकर देखे, वो उस तरह की वीडियो देखी कि अपनी बात रखते रखते किसी की जान चली गई। ये तो कुदरत ने तय किया है, जिस दिन आएगी आ जाएगी। पहले की तरह घूमते हैं अभी भी कुछ कम किया है? आप परसों में ट्रेन से आया ना, मैं और सुखविंदर 2 लोग ट्रेन से आए, वंदे भारत से,
और मेरठ का जब मैं दोराला पहुंचा तो मुझे याद है मेरठ में 2 पार्षदों के साथ मारपीट हुई है। मेरा मन नहीं माना तो मेरठ स्टेशन पे उतर गया मास्क लगा के। ये मास्क बहुत अच्छा नहीं है, इस मास्क से फायदा होता है। उतर गया तो मैंने अपने साथी को फोन किया कि भाई गाड़ी लेके आ जाओ। मैं यहाँ गया तो उन्होंने कहा ऐसे अचानक से बिना बताए। तो मैंने कहा उन बच्चों से मिलना जिन पार्षदों के साथ पिटाई हुई है। चंद्रशेखर आजाद, यस, आपके विरोधी कहते हैं कोई आप पर हमला क्यों करवाएगा। लोग कहते हैं आप सिर्फ मीडिया की क्रिएशन है, आप सिर्फ मीडिया में आते हैं इसीलिए आप पॉपुलर हुए हैं, और वो भी एक छोटे से वर्ग में। वोट आप 10,000 नहीं ले पाते हैं। 74,000 वोट मिली हमारे प्रत्याशी को राजस्थान में। आप जब लड़े थे योगी जी के खिलाफ 10,000 वोट नहीं मिले थे आप। नया सिंबल और योगी जी का अपना क्षेत्र और 7 दिन का चुनाव, और हम जिन वर्गों की मैं राजनीति करता हूं उनका वोट कितना वहां है आप जानकारी हासिल कीजिए। और एक भय का माहौल लोगों में कि अगर मुख्यमंत्री खिलाफ जाके वोट करते हैं और वो सरकार में आ जाते हैं तो बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूं जो हारा है चुनाव? पर वेस्ट यूपी से आप ईस्ट यूपी गए क्यों? एक सवाल, हाँ। क्या देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चुनाव नहीं हारी? क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव नहीं बिल्कुल हारे। क्या अरविंद केजरीवाल भी आ रहे थे मोदी जी के खिलाफ। शीला दीक्षित जी चुनाव नहीं हारी? बिल्कुल हारी। तो चुनाव हार जीत से अगर सब चीजें तय होती तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र में गरीब के बेटों की कहीं आवश्यकता नहीं? नहीं, आरोप आप पर यह लगता है कि आपने सिर्फ मीडिया में आने के लिए, सुर्खियां बटोरने के लिए योगी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया। किस लिए? आप वेस्ट यूपी में राजनीति करते हैं, आप ईस्ट यूपी में जाके योगी जी के खिलाफ चुनाव लड़े सिर्फ इसलिए क्योंकि आप मीडिया में छाना चाहते थे। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या ईस्ट यूपी में जिन वर्गों की मैं राजनीति करता हूँ हादसे पे जो लोग आ जाए, क्या ईस्ट यूपी में नहीं रहते हैं? रहते हैं। फिर तो आपको वोट क्यों? अच्छा लोग कहते हैं ना, क्यों कहते हैं? लोगों को पता है ना कि वो ताकतवर है तभी तो कहते हैं। किसी कमजोर के लिए भी कोई कहता है क्या? तो वोट क्यों नहीं मिले फिर आपको? तो मैं आपको बता रहा हूं ना भाई, अगर आप इस स्टूडियो से बाहर निकल के जाके देखेंगे और जो लोग आपको नहीं पहचानते हैं तो आप उनके बराबर से निकल जाओ, क्या फर्क पड़ता है? फिर भी मैंने वहां 7,500 वोट लिए, ये थोड़ी बात है क्या? नए सिंबल पे तो 1 लाख मिले थे, 1 लाख से ज्यादा वोट। उससे पहले वहां से 5-5 लाख वोट मिले, वो एमपी रहे वहां और मुख्यमंत्री है, सिटिंग मुख्यमंत्री। लेकिन आज भी आपको पता है गोरखपुर आज भी पानी में डूबता है जब बरसात आती है। तो दोबारा लड़ेंगे इस बार फिर जब योगी जी के खिलाफ? योगी जी, मैं फिर कह रहा हूं ना, समय आने पे सब कुछ तय होगा। और योगी जी, क्या योगी जी हार नहीं सकते चुनाव? लोकसभा हारे नहीं थे क्या वहां? उपचुनाव में लोकसभा हारे नहीं क्या? तभी तो योगी जी थे। आपने पूछा कभी योगी जी से भाई लोकसभा कैसे हार गए थे, आपसे इतने बड़े नेता हो? जो आदमी 5 साल से चीफ मिनिस्टर है उसका इतना तो प्रभाव अपने क्षेत्र में होगा। लेकिन मैं वहां जाके लड़ा इस डर के बावजूद कि लड़ना नहीं कोई चाहता, ये थोड़ा है क्या? वैसे आप भगवान में मानते हैं क्या? मैं कुदरत को तो मानता हूँ। कुदरत? आपको मैं आज एक स्टोरी बताता हूँ, आपको अच्छी लगेगी, और ये मैंने कभी किससे नहीं जिक्र किया। जब मेरे फादर बीमार हुए, क्योंकि मेरे फादर मेरे दोस्त थे, हमारे कहावत है कि जब पिता का जूता बेटे के पैर में आने लगा तो वो बेटा नहीं रहता, भाई हो जाता है। तो मैं अपने पिता से मैंने बहुत कुछ सीखा। तो मैंने सारे धार्मिक स्थलों से मन्नतें मांगी कि मेरे पिताजी बच जाए। और जब मैं उनको नहीं बचा पाया ना, तो फिर मुझे लगा कि इस देश में सत्ता में पावर है, अगर वास्तविकता में पैसे में पावर है, अगर मेरे पास साधन होते या मेरे पास पॉलिटिकल पावर होती तो मेरे पिता का भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छा इलाज होता। और उसी दिन मैंने तय किया, जिस दिन 11 जनवरी 2013 को अपने पिता को मैंने वैसे अपने हाथों में उठाया, उस दिन मैंने तय कर लिया कि मैं कोशिश करूंगा किसी के पिता, किसी की बहन, किसी का बेटा, किसी की पत्नी इसलिए जान ना जाए कि उसकी जेब में पैसे नहीं। आज भी दर्द है लगता है। हम रहना चाहिए। जिस दिन ये दर्द मर गया उस दिन चंद्रशेखर ही मर जाएगा। इसी दर्द की वजह से लड़ रहा हूँ, गोली खा के भी चैन से नहीं बैठ रहा हूँ। 7 घंटे यात्रा करके भरतपुर जाता हूँ, गोली लगावा, खून के बहते पूरे स्पीच करता हूँ। आपके मन में दर्द है, आपकी आंखें भी नम हो रही हैं। नहीं, आपकी भी आंखें देखो, जब मैं आपको सच बताऊंगा और आप व्यवस्था को जानोगे ना तो आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। आपका नाम आज भी इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, सब जगह चंद्रशेखर आजाद रावण है। ठीक है, सब जगह ठीक है। लेकिन आपने मुझे पिछली बार बताया था कि अब आप उस नाम को ज्यादा यूज नहीं करते। ठीक है, क्या वजह है? इसलिए नहीं यूज करता ना, मैं उसका राजनीतिकरण होने से बचाना चाहता हूँ। मैं उसके आधार पे कोई जो है किसी को मेरी राजनीतिक जो है, हमारे जो लोग काम कर रहे हैं उनको किसी तरह से ये डिस्टर्ब करे तो वो ठीक नहीं है। वो ये बोले कि ये एंटी हिंदू हैं, ऐसा दिखाने की कोशिश करे, क्योंकि रावण की छवि हिंदुओं में राक्षस जैसी है। अच्छा, वो किस जाति के थे? पता नहीं। आप हिस्ट्री में इतने कमजोर हैं, मुझे नहीं। आप जवाब देने से बचना चाहते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं, मैंने तो उनको सुना है। अगर आप अपने यहाँ चेक करो, शायद जिसी गूगल पे आपने ढूंढा ना आपको मिलता, सर्च कर लो ना एक बार। हाँ। ये तो हमारा शो आज लंबा है ना। हाँ। तो ऐसे मुझसे बात करते करते आप सर्च करो, आपको मिल जाए किस जाति के थे वो। जाति व्यवस्था के हिसाब से मुझे जहां तक पता है वो ब्राह्मण समाज से थे।
तो ब्राह्मण के को राक्षस से कनेक्ट क्यों करना चाहते हो? उसकी अच्छाई आप देखिए ना, जो अच्छाई उसके अंदर थी, वो कर्मयोगी था, उसने अपने बहन के सम्मान की लड़ाई लड़ी, इस बात को क्यों नहीं आप देखना चाहते? तो आपने क्यों फिर नाम वो छोड़ दिया? मैंने इसलिए छोड़ दिया ना कि आप लोग उसका राजनीतिकरण कर रहे थे, मीडिया के लोग भी और भाजपा के लोग, इसलिए मैंने कहा ठीक है। अच्छा, तो ऐसे तो मैंने कहा ना, आशा राम जी के राम में भी राम है, तो इसका मतलब मैं उन राम से मर्यादा पुरुषोत्तम थोड़ा जोड़ूंगा। राम रहीम के भी नाम में राम है, जिस क्या किसी के नाम के आगे राम हो पीछे राम हो, तो इसका मतलब थोड़ा है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम जैसा हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, अब रैपिड फायर राउंड, चंद्रशेखर आजाद, छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब, ठीक है? कोशिश करें कि एक शब्द या एक वाक्य में आप जवाब दें। कोशिश करूंगा, ठीक है? पहला सवाल, चंद्रशेखर आजाद, रैपिड फायर राउंड में, कांशीराम का सही उत्तराधिकारी कौन है? चंद्रशेखर आजाद। बहुत बढ़िया। दलितों का सबसे बड़ा नेता इस देश में कौन है? देखो, दलित, ये यहाँ कंफ्यूजन है। अब फंस गए। देखो, मैं फिर कह रहा हूँ ना, अच्छा फिर मैं अरे इसीलिए रैपिड फायर। नहीं, मोदी जी को क्या मैं उन्हीं की जाति का नेता कहूँ क्या? या अमित शाह जी को उन्हीं की जाति का नेता कहूँ क्या? अब कब इस चरित्र को कब बदलने वाले बताओ मानक भाई। मैं समझ गया। ओके, सवाल के जवाब में आपने मुझसे सवाल पूछ लिया। हाँ। ठीक है, डन। दलितों की सबसे हितैषी पार्टी कौन सी है? फिर दलितों की पार्टी, दलितों का ही नेता। नहीं, मैं दलितों का पूछूंगा, क्योंकि आप ही खुद कहते हैं दलितों की आवाज कोई नहीं उठाता, मैं उठाऊंगा। दलितों की सबसे हितैषी पार्टी कौन सी है? आजाद समाज पार्टी। सामाजिक संगठन भीम आर्मी। दलितों की सबसे विरोधी पार्टी कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी। बहुत बढ़िया। यूपी का बेस्ट सीएम अब तक का किसे मानते हैं? माननीय बहन जी, मायावती। यस। योगी जी को 10 में से कितने नंबर देंगे सीएम के तौर पर? गोली लगने के बाद, पहले बाद में दोनों बता दीजिए। माइनस में। माइनस। अखिलेश जी को कितने नंबर देंगे सीएम के तौर पर 10 में से? काफी अच्छा काम किया है, नंबर का कोई मतलब नहीं, बड़े नेता काम किया है। मायावती को कितने नंबर? वो भी अच्छे चीफ मिनिस्टर हैं मायावती। अच्छे, मैंने कहा ना, मैं नंबरों से वो नहीं करता हूँ। राजनाथ सिंह जी कैसे सीएम थे जब यूपी के सीएम थे? अच्छे थे ना, काफी अच्छे थे। देश का सबसे बहादुर और जुझारू नेता किसे मानते हैं? खुद चंद्रशेखर। बहुत बढ़िया, मुझे पता था आप अपना ही नाम लेंगे। देश से पहले एक मान्यवर काशीराम साहब, बहुत बढ़िया। उससे पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उससे पहले ज्योतिबा फूले। नहीं, अगर आप उनको मैं उनको नेता के तौर पे नहीं देखता। अच्छा, ठीक है। जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं अर्जित किया, ओके, वो तो महान है। सबसे उदार नेता देश का कौन है? उदारवादी, बड़े दिल वाला। मुझसे बड़ा कौन होगा? मैं सबकी मदद करने जाता हूँ। बहुत बढ़िया। कोई बच्चा ही नहीं जिसकी मदद करने जाए। उत्तर प्रदेश वालों की, बिहार वालों की, मध्य प्रदेश, राजस्थान वालों की, मुझसे बड़ा हृदय किसी का होगा? देश का बेस्ट पीएम आप किसे मानते हैं अब तक का? अभी बना नहीं है। बना ही नहीं है। मोदी को कौन हरा सकता है? ये समय बताएगा, व्यक्ति के तौर पे या सरकार के तौर पे। आप जैसे आप जवाब देना चाहें। अगर अच्छा लाइन बन जाएगा तो हार जाएंगे। ओके। इंडिया की भागीदारी। इंडिया गठबंधन का पीएम फेस होना चाहिए? यस, होना चाहिए। कौन? अब ये तो उनको तय करना है। मैं उसमें होता तो शायद आपको बताता। और पीएम फेस अगर होगा तो उसके नाम पे निर्णायक लड़ाई, और अच्छे नेता हैं वहाँ, जैसे नीतीश कुमार हैं, जैसे शरद पवार हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल है, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, और खुद अखिलेश यादव हैं। राहुल गांधी सॉलिड है ना। मैं कह रहा हूँ सब लोग के लिए कह रहा हूँ, सब अच्छे हैं। बस अवसर मिलने की बात है ना, कि वो बनने के बाद क्या करता है, सवाल ये है। ओके, बहुत बढ़िया। योगी को यूपी में कौन हरा सकता है? मैं 1 मिनट आपको रोकूं। हाँ, बोलिए ना। रैपिड फायर के बीच में। हाँ। ईमानदारी तब चेक होती है जब आपको अवसर मिले और आप बेईमानी ना करें। हाँ। तब ईमानदार। अगर आपको अवसर ना मिले तो तब तक तो आप ईमानदार हैं ना। ये बात भी ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर का तब पता लगेगा, जैसे नीतीश कुमार नहीं बने, हाँ। अरविंद केजरीवाल नहीं बने, स्टालिन नहीं बनी है, हाँ। माननीय बहन जी नहीं बनी है, अखिलेश यादव नहीं बने हैं, तेजस्वी यादव नहीं बने हैं, शरद पवार। जब इनमें से कोई बनेगा और वो फिर उसके काम का आकलन होगा, तब तय हो सकता है। ठीक है, ओके। योगी को यूपी में कौन हरा सकता है? हम लोग हरा देंगे ना 2027 में, आप देख लेना। हम लोग मतलब कौन? कोई एक या गठबंधन? गठबंधन भी हरा देगा, और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो बड़ी पॉपुलेशन को तैयार करें। अखिलेश जी हरा सकते हैं क्या? अकेले नहीं। अकेले नहीं। बहुत बढ़िया। आपका पसंदीदा नेता कौन है देश में? मान्यवर कांशीराम। कांशीराम। इस देश का सबसे अच्छा भाषण देने वाला नेता कौन सा है, जिसका भाषण आपको पसंद आता हो? सभी अच्छा बोलते हैं। कोई एक दो नाम भी ले सकते हैं, अपना भी ले सकते हैं। नहीं, मैं बहुत अच्छे भाषण नहीं देता हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं बहुत सच्ची बातें बताता हूँ, पर बहुत अच्छा बोलते हैं आप। धन्यवाद। सबसे लोकप्रिय नेता किसे मानते हैं आप देश का? मुझसे ज्यादा लोकप्रिय होगा एमपी एमएलए भी नहीं। देखो पूरे देश में फॉलोइंग है। पर चुनाव तो हार जाते हैं। अच्छा, चुनाव हार जीतना ही लोग। बाबा साहब भी कोई चुनाव नहीं जीते। ओके। आप उनको लोकप्रियता उनकी कम मानते हैं क्या? दुनिया में उनको सिंबल ऑफ नॉलेज मिला, तो चुनाव तो नहीं जीते ना, आपको पता है ना। ठीक है, ओके। मैं इसको कंफर्म कर दूं, डॉक्टर अम्बेडकर चुनाव नहीं जीते, लेकिन लोकप्रिय है ना अपने काम की वजह से। बिल्कुल सही है। तो चंद्रशेखर भी आप देखो ना, अभी तो शुरू हुआ हूं 3 साल में। ठीक है, अब मैं कुछ नाम लूंगा और जो पहला शब्द आपके जहन में आता है आपको वो बोलना है। ठीक है। रावण। हिस्टोरिकल बहुत कुछ है सीखने के लिए उनसे। बहुत बढ़िया। भगवान राम।
कुछ चीज़ों को लेके बहुत कुछ उनके जीवन से भी संकल्प सीखे जा सकते आप नास्तिक हैं वैसे, आप नहीं मानते ना? हैं। मैंने फिर कहा ना, देखिए जैसे मैं और आप अलग अलग धर्म को मान सकते हैं, लेकिन आपकी अच्छाई को तो मैं गिन सकता हूँ ना। ओके। प्रियंका गांधी बहुत अच्छी नेता है और मेरी बड़ी बहन भी। मैंने क्या कहते हैं, दीदी कहते हैं आप उन्हें? दीदी कहता हूँ। दीदी। राहुल गांधी अच्छे नेता, मैं मिला हूँ, काफ़ी देर मेरी बात हुई है, 1.5-2 घंटे, और मैं गजब का वो देखता हूँ उनके अंदर, लोगों के लिए स्पिरिट कुछ करने के लिए। मायावती उस तरह से नहीं मिल पाया, मिलने की बहुत तमन्ना है और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में उनका आशीर्वाद मुझे भी मिले। बुआ कहेंगे नहीं कहेंगे? वो जिस रिश्ते से चाहें, लेकिन वो आशीर्वाद दें तो बहुत अच्छा होगा। जिग्नेश मेवानी और ये चाहता हूँ दीर्घायु। मेरे भाई है ना जिग्नेश। जिग्नेश, ओके। कैसे रिश्ते हैं, दोस्ती है? भाई है ना, भाई के बाद कुछ बचता है क्या? ओके। रामदास अठावले अच्छे नेता है ना, एक समय था पैंथर का बहुत अच्छा काम किया, अभी भी उनके पास कोई जाता ना मदद करते हैं, मैं जानता हूँ ना इस बात को। नरेंद्र मोदी देखो, नरेंद्र मोदी जी से सीखना चाहिए लोगों को क्या? कि नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आने के बाद उन्होंने क्या क्या किया और किस तरह वो चीज़ों का पॉलिटिकल फायदा लेते हैं, ये भी सीखना चाहिए। राजनीतिज्ञ के तौर पर उनसे सीखना चाहिए। एक और खास बात, हाँ, वो कभी जवाब नहीं देते हैं, चाहे वो झूठ बोले सच। उन्होंने कितने फॉल्स उन्होंने स्टेटमेंट दिए, लेकिन कभी उन्होंने जवाब नहीं दिया, ना किसने पूछा, कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया ओके। कि उनसे पूछे भाई कि वो रडार कैसे जो है। ओके। अमित शाह अब अच्छा है, पॉलिटिकल एनालिसिस उनका अच्छा है, लेकिन चाणक्य जो कहा जाता है। नहीं, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ वो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए, स्पेशली जो मुझे मीडिया से पता लगा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो एक्सपेरिमेंट किए, उस संगठन के तौर पर उनका अच्छा पकड़ है। यूपी में भी देखिए ना, 325 सीट जब आई थी, अमित शाह को बहुत बड़ा उसका क्रेडिट दिया जाता है। साधन है, अवसर हैं, पार्टी है इतनी बड़ी, सब कुछ। जिस दिन हम इस हालात में होंगे उस दिन आप फिर चाणक्य की वो करना, आप चाणक्य है या चंद्रगुप्त है। बहुत बढ़िया। योगी आदित्यनाथ पहला शब्द क्या जहन में आता है योगी जी जब? डिक्टेटर टाइप उनका वो है। दूसरी बात, जाति के उससे बाहर नहीं निकल पाए, और मैं चाहता हूं, देखिए संत हैं वो। हाँ। और एक परंपरा को, इस बात में मैं कुछ ऐड करना चाहता हूं अगर आप कहें। हाँ। जो डेरा सच्चा सौदा है ना, मैं उसको स्टडी कर रहा था। उनके जो सूफी वो रहे, वो उनका बहुत अच्छी पकड़ थी लोगों में भाईचारा पैदा करने के लिए। दो चीजें उसमें, और एक चीज और ऐड करूंगा मानिक भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन जब राम रहीम आए ना तो उन्होंने कॉन्सेप्ट बदल दिया। तो जैसे जहां इस नागपंथ में योगी आदित्यनाथ हैं, उनसे जो बड़े वाले गुरु थे वो एक अलग वो थे, और जब ये आए इन्होंने उसको बदल दिया। ऐसे ही जो सिक्खी है, जो हमारे पहले 9 गुरु हैं, वो एक अलग वो थे, लेकिन मार्शल आई गुरु गोविंद सिंह जी के उससे, जब उन्होंने कहा कि भाई मुझे 5 प्यारे चाहिए। तो ये एक अलग अलग वो है। आज जो वो कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं, उसका खामियाजा, क्योंकि कई घटनाओं में जैसे उन्होंने जो वादे किए, संत को अपने कमिटमेंट को नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई हाथरस के परिवार को मैं नौकरी और एक सरकारी घर दूंगा, आज तक नहीं दिया, तो ये कमिटमेंट उनको डाउन करता है। दूसरा, अभी इंदु शेखर के परिवार की हत्या हुई, इंदु शेखर की मेरठ में एक मिस्त्री की, जिसने अपने 2.5 लाख रुपए मांगे और एक ताकतवर व्यक्ति ने उसको मारकर लटका दिया। वो कभी दलितों को उस तरह से, कमजोरों को उस तरह ट्रीट नहीं करते हैं जिस तरह से वो अपने साथ के लोग करते हैं, और हमेशा वो आरोपियों के साथ खड़े से दिखाई देते हैं। ये उनकी छवि के लिए अच्छा नहीं। ओके। जयंत चौधरी भाई अच्छे नेता है ना, भाई है ना, मैं तो, और अच्छे नेता है बहुत। मैं तो, हमारी काफी बात है, बहुत दिलचस्पी है उन्हें कांग्रेस किसानों को लेके। ओके। अखिलेश यादव भाई है ना, मैंने कहा ना भाई, और बड़े अच्छे नेता हैं अखिलेश उत्तर प्रदेश के। हाँ, ओके। ओवैसी अच्छे नेता हैं भाई, अपने लोगों के लिए जितना वो खुल के बोलते हैं शायद ही को बोलते हैं। कन्हैया कुमार मिला नहीं, एक बार शायद मंच पे मिला हूँ, और वो था जब मैं जेल से आया था, उसके बाद मिला नहीं। अब तो देखिए कहां से कहां पहुंच गए, कांग्रेस की CWC में शामिल हो गए। अच्छी बात है ना, अच्छे अगर अच्छा काम कर रहे हैं तभी तो आगे बढ़ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर एक दिन झूठ बोला उन्होंने क्या? मुझे लेके, क्या कि भाई हम ये दे रहे थे, वो दे रहे थे, बाकी वो मेरी काफी बात हुई। तो बीजेपी में चले गए राजभर जी। ठीक है ना, वो तो उनकी अपनी राजनीति है, लेकिन मुझे गोली लगने के बाद उनका फोन मेरे पास आया। ओके। पूछा उन्होंने, भाई क्या हाल है, तो अच्छे हैं। संजय निषाद एक दिन मिले थे मीडिया के कार्यक्रम में, और मुझे उन्होंने कहा कि हम मिलकर काम करें, तो मैंने कहा कि आप जिस जगह वहाँ वो बड़ी खतरनाक है। अनुप्रिया पटेल अच्छी है ना, उनके फादर को मैं बहुत वो करता हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ, सोनेलाल पटेल जी, और किस तरह से सामंतियों ने उनके साथ अन्याय किया भाजपा। तो अनुप्रिया जी को नहीं करते हैं रिस्पेक्ट? नहीं, बड़ी मानता हूँ। मतलब पिछड़ा एनडीए में चला गया तो वो पिछड़ा नहीं रहता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कौन कह रहा है, अभी तो मेरी बात ही नहीं पूरी हुई। हाँ। आप अपने मन की इच्छा को कुछ लागू करना चाहते हैं, अलग है। देखो, एक तो महिला है,
और ज्यादा रिस्पेक्टफुल हो जाती है कि एक महिला का, पिछड़े वर्ग से आने वाली महिला का राजनीति में आगे बढ़ना, ये बहुत वो है। दूसरा, मैं उनसे एक बार मिला मीडिया के कार्यक्रम में और मैंने उनसे कहा कभी आप मिले तो पूछना कि आपको इस पद की दावेदार होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर मेरे बारे में मत कहो, अगर भाजपा के लोगों ने सुन लिया तो नुकसान हो सकता है। केशव प्रसाद मौर्य मिला नहीं हूँ भाई, वो पिछड़े वर्ग के नेता हैं, बीजेपी में इतने बड़े पद पर हैं। मैंने कहा मिला पर आपकी राय क्या है उन पर? अच्छा, जिस पोस्ट पे हैं, और आप कहते हैं ना बीजेपी में जगह नहीं मिलती पिछड़े लोगों को, देखिए डिप्टी सीएम बना के रखा है उनको कितने साल से, चुनाव हारने के बाद भी। ये लाइन मैंने कब कही? आप ही कहते हैं बीजेपी पिछड़ों पर अत्याचार करती है, उनको जगह नहीं देती। उनके बच्चे देखो ना, 20,000 बच्चे उनके सड़कों पे धक्के खा रहे हैं और आमरण अनशन कर रहे हैं, और वो जब कार्यालय जाते लाठी मारते हैं उनको। मैं ये कह रहा हूँ, बीजेपी इन वर्गों के नेताओं को पॉलिटिकल पावर नहीं देती, ओके, और उनसे अपना एजेंडा लागू कराती है। चाहे वो उनसे करवाए, राजस्थान वालों से, उनसे मध्य प्रदेश वालों से, अब जो बनाए, और चाहे किसी और से कराओ। केशव प्रसाद मौर्य जी को स्टूल पे बिठा के रखा, यार क्या बात करते हो आप? इससे ज्यादा सम्मान क्या देती है? ओके, पप्पू यादव वो चीफ मिनिस्टर के दावेदार थे या नहीं थे, आप बताओ। मुझे छोड़ो, 2017 में उन्हीं के नाम पे चुनाव लड़ा ना, तो वो दावेदार थे या नहीं थे? क्यों उनका अधिकार छीना? ओके, पप्पू यादव, सच कहा। ऑलराइट, पप्पू यादव बहुत अच्छे नेता है, जितना कर सकते हैं, अवसर नहीं मिले उनको उस तरह से, लेकिन जितना कर सकते हैं करते। तेजस्वी यादव अच्छे नेता है और वो बहुत कुछ कर रहे हैं, और उसके लिए, बिहार के लिए अच्छा है। नीतीश कुमार डाउन जमीन से उठ के लालू जी और नीतीश जी बहुत पहचान बनाई है, और मैं समझता हूँ कि वो एक निर्णायक कड़ी हो सकते हैं इंडिया अलायंस में। पीएम बन सकते हैं। अब ये तो इंडिया अलायंस को तय करना है। चिराग पासवान, कभी व्यक्तिगत मुलाकात नहीं हुई, लेकिन ठीक है, कुदरत उनको भी अवसर दे। भाई दलितों के नेता हैं, पूरा थोड़ा ही है। रामविलास पासवान की पार्टी पूरी दलितों की रामविलास पार्टी। पासवान जी का रिस्पेक्ट करता हूँ दिल से, वो ही थे। तो चिराग नहीं है? नहीं, मंडल कमीशन में उनका बहुत बड़ा रोल है। चिराग तो अभी आए ना, अवसर नहीं मिले ना उस तरह से बेचारे। मंडल कमीशन में उनका बहुत बड़ा रोल है, लेकिन देखो चिराग भाई को ये सीखना चाहिए कि जिस तरह से मोदी जी ने रामविलास पासवान जी का अपमान किया, उनको घर खाली करा दिया और उनकी तस्वीरें फेंक दी, ये बीजेपी ने बहुत बड़ा अपमान किया। और वो अलग बात है कि उनको लगता है कि वो सुधार हो सकता है, तो वो कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के साथ। कांशी राम, उनके जैसा सख्त दुनिया में पैदा नहीं हो सकता दोबारा। बाबा साहब, वो मेरे रोल मॉडल है। रामनाथ कोविंद, अगर उनको अवसर मिलता और वो देश में प्राइम मिनिस्टर बनते, तो आज भारत की दुनिया में अलग पहचान होती। रामनाथ कोविंद, कभी मिला नहीं। द्रौपदी मुर्मू, मिला नहीं हो। बीजेपी देखिए दलितों को राष्ट्रपति बनाती है। बीजेपी हाँ, एक स्टेटमेंट के बाद शायद जो है, फिर उसके बाद कुछ कह नहीं पाते अपने वर्गों के लिए। एक आप बताओ ना, कुछ एक दलितों के लिए किसी काम पे स्टैंड लिया उन्होंने? आप बताओ ना। किसने? रामनाथ कोविंद जी ने, या आदिवासियों के लिए मणिपुर का इतना बड़ा इशू हुआ, बोली क्या कभी? सुना क्या आपने? ओके, ऐसी बनाती है ना, इसको क्या कहते हैं, रबड़ स्टैंप। ओके, वो बहुत गरिमाई पद पे है, मैं ऐसा कहता अच्छा लगता है, लेकिन सीए का आप विरोध करते ही है। अगर सीए में वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, सभी लोगों को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो कोविड कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कुछ भी होगा। देखिए, भारतीय संविधान जिस दिन से लागू हुआ, उस दिन से जो यहाँ था वो इस देश का नागरिक है। अगर आप आज कोई डिस्क्रिमिनेशन कर दें, जैसे एक्ट है ना, धार्मिक स्थलों पर एक्ट है ना, उसका दुरुपयोग, उसके बाद भी भाजपा के लोग दुरुपयोग कर रहे हैं ना उसका, तो अगर कोई संविधान खिलाफ जाएगा तो मैं इसका विरोध। यूनिफॉर्म सिविल कोड मानते हैं होना चाहिए? अभी किस उस पर करने वाले, कुछ आएगा ना, कुछ उसका रोड मैप आएगा, तो उस पर बात करेंगे। पर एक देश एक कानून होना चाहिए? भाजपा कर सकती है क्या? बोलती तो बहुत है। ओके, 370 कश्मीर से हटना सही है? उस तरह से स्टडी नहीं किया। जाति गणना होनी चाहिए जैसे बिहार में हुई है, पूरे देश में होनी चाहिए। जाति जनगणना होनी चाहिए, आर्थिक आंकड़े जारी होने चाहिए, देश को पता लगना चाहिए किस जाति के पास कितने रिसोर्स हैं, किसकी कितनी संख्या है, और जिनकी संख्या कम है और जिन पर रिसोर्स कम है, उनकी तरक्की के लिए भी आगे कुछ कदम उठाना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी उसमें सबसे बड़ा रोड है। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, बहुत अच्छा लगा इस इंटरव्यू के लिए। अरे यार, कुछ ज्यादा ही पावर है। यही आपका जोश है जो आपको इतने सारे युवाओं में लोकप्रिय बनाता है। मुझे ऐसा लगा कि ये नहीं, वैसे भी मैं देख रहा हूँ ना कि जोश में आ गए। अब लोकसभा चुनाव से पहले सही टाइम पे आप एकदम जोश में आ गए। खूब मेहनत करूंगा, कोशिश है कि। शुभकामनाएं हमारी। धन्यवाद। मैं आपके लिए भी मंगल कामना, आपके चैनल के लिए भी। थैंक यू। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार।